So we will start with revision of chapter 7 today, that is wave optics. अब जिनको वेव ऑप्टिक्स का बेसिक्स नहीं पता, ऑप्टिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट इन शॉर्ट. जैसे एकॉस्टिक्स इज स्टडी ऑफ साउंड, वैसे ही ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट. इसमें दो पार्ट्स आते हैं. एक पार्ट आपने 11 में देखा था, रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स में नॉर्मली वी टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल. हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं वहां पे. वी डू नॉट टॉक अबाउट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव, बिकॉज यू शुड नो जब हम वेव ये वर्ड यूज करते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स. एक तो एनर्जी ऑफ द वेव, दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेव. तो इन रे ऑप्टिक्स वी टॉक अबाउट ओनली डायरेक्शन ऑफ wave, and here in wave optics we talk about energy of a wave. So before we go into details of wave optics, you should know there are few basic laws. सबसे पहले कुछ commonly used words आने वाले हैं जो पता होना चाहिए. जैसे रे मतलब द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल. वेव जिस डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे रे. तो ये पता होना चाहिए. द पाथ ऑफ वेव इज कॉल्ड एज रे. तो सबसे पहले the first basic thing that you should know is laws of reflection and laws of refraction. तो laws of reflection और laws of refraction आपको पता होना चाहिए. तो the idea here is laws of reflection, laws of refraction. Laws of refraction. What happens when you have a plane surface? अब जब मैं प्लेन सरफेस बोल रहा हूं तो दो टाइप के सरफेस हमको पता है. एक है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रे को रिफ्लेक्ट करेगा. एक होता है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग स्लैब बेसिकली which will allow the light to go inside. तो ये जो मैं सरफेस दिखा रहा हूँ ये मैं दोनों के लिए दिखा रहा हूँ. It will also reflect and it will also refract. तो first of all you have incident ray and then you have reflected ray. तो यहां से रे रिफ्लेक्ट भी होगा और यहां से रे रिफ्रैक्ट भी होगा. पॉइंट नंबर 1, जिस पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुआ है वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो सबसे पहले, राइट? तो लेट अस ड्रॉ सम नॉर्मल ओवर हियर. क्यों? क्योंकि एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. तो ये जो इंसिडेंट रे है, द एंगल मेड बाय दिस इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, and let us call this as angle theta, which is angle of reflection. So angle made by reflected ray with respect to normal is called as angle of reflection. Then depends on if light is going from rarer to denser or denser to rarer, it will bend towards or away from normal. हम इस केस में अज्यूम कर लेंगे that the ray is going from air to glass, for example, rarer to denser, so it will bend towards normal. So it will bend towards normal, something like that. तो अब ऐसा है, ये जो एंगल है इसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये जो रे है इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, राइट? तो you should know this much basics first. तो करते क्या है, एक रे है which is incident on a material, then the point at which the ray is incident वहां पे normal draw करते हैं. Then angles are always measured with respect to normal. अगर reflected light है तो जिस मीडियम से रे आ रहा है उसी मीडियम में वापस जाएगा. और अगर रिफ्रैक्टेड है तो मीडियम चेंज हुआ और मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड भी चेंज होगा. वो हम डिटेल बाद में देखेंगे, अभी हमको रिक्वायर्ड नहीं है वो. तो देयर आर टू बेसिक लॉज दैट यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट द रियल वेव ऑप्टिक्स. नंबर 1 इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. इसमें दो पार्ट. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट टेल्स यू टू थिंग्स. एक, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन. मतलब सेम प्लेन मतलब फॉर एग्जांपल ये जो बोर्ड है एंड दोज हु आर कनेक्टेड ऑनलाइन, यू आर वाचिंग दिस ऑन मोबाइल स्क्रीन. इसका मतलब ऐसा है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये इस बोर्ड में ही है, मतलब आपके मोबाइल स्क्रीन में है. जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी प्लेन में है एंड नॉर्मल इज आल्सो इन द सेम प्लेन. इट इज नॉट लाइक कि नॉर्मल कहीं और जा रहा है या फिर रिफ्लेक्टेड रे कहीं और जा रहा है, ऐसा नहीं.
अगर ये इंसिडेंट रे XY प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी XY प्लेन में है और नॉर्मल भी XY प्लेन में है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन tells you incident ray, reflected ray, normal drawn at the point of incidence are in the same plane. Number two, angle of incidence I and angle of reflection theta are equal if and only if the reflection is in the same medium. अगर लाइट एयर से आया और रिफ्लेक्ट होके एयर में गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, राइट? तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये याद रखना। सिमिलरली यू हैव टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, हम लोग अब रिफ्लेक्टेड की बात नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड। The incident ray, refracted ray and normal drawn at the point of incidence are in the same plane. Number two, angle of incidence I and angle of refraction R are connected according to Snell's law. What is Snell's law? ये पता होना चाहिए, हमेशा ऐसा याद रखना है, refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1. medium 1 में angle कितना था? I equal to refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2 कितना था? R, right? तो this is law of refraction. So दो है, पहले में तो दोनों का सेम ही है, सिर्फ incident reflected and normal are in same plane, incident refracted and normal are in same plane. Angle of incidence equal to angle of reflection if the reflection is in same medium, and in this case angle of incidence and angle of refraction are connected according to Snell's law, which is refractive index of medium 1 sine of angle in medium 1 is equal to refractive index of medium 2 sine of angle in medium 2. Good. तो ये सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। अब हम स्टार्ट करेंगे द रियल वेव ऑप्टिक्स। तो यू सी, एज आई टोल्ड यू, ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स, एक है रे ऑप्टिक्स जिसमें यू ओनली टॉक अबाउट डायरेक्शन, दैट्स इट। जब भी लाइट सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा इट विल ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन। जब मीडियम चेंज होगा या फिर एक सरफेस आएगा तो उस केस में डायरेक्शन ऑफ रे ट्रेवल चेंजेस। तो वो था पार्ट ऑफ रे ऑप्टिक्स जहां पे आपने ना एनर्जी की बात की, यू हैव नॉट स्पोकन अबाउट व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ लाइट। तो इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ, you should always start with explaining what is nature of light. देखो ऐसा है, कोई भी थियरी तब सक्सेसफुल होता है जब आप उसका बेसिक नेचर समझा पाओ। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट और ऑप्टिक्स, एज आई टोल्ड यू, स्टडी ऑफ लाइट। लेकिन लाइट इज व्हाट, ये तो पता होना चाहिए। सो टू एक्सप्लेन what light is made up of, सबसे पहला theory था which was given by Newton. It is called as Newton's corpuscular theory. So this theory has its assumptions. There are some assumptions of it. तो आपको पता होना चाहिए what are the assumptions of this theory. Number one, जब आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लाइट, यू विल हैव टू एक्सप्लेन व्हाट लाइट इज मेड अप ऑफ। तो इसके नाम में जो कॉर्पुस्कुलर है उसका मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स। तो न्यूटन कॉर्पुस्कुलर थ्योरी का पहला असम्पशन, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पुस्कल्स। टाइनी पार्टिकल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स व्हिच आर नोन एज corpuscles. Second, these particles are elastic in nature. Elastic in nature मतलब अगर दो पार्टिकल का कोलिजन हुआ और अगर शेप चेंज हुआ तो वापस से वो शेप रिगेन कर लेगा। रिजिड, और इसका और एक मतलब होता है, इलास्टिक का मतलब ये भी है, तो वो छोड़ दो कि इलास्टिक प्रॉपर्टी, बट इट आल्सो मींस दैट when two particles collide the collision is elastic, मतलब there is no transfer of energy from one particle to another. Rigid मतलब you know rigid मतलब shape does not change. So particles are rigid, elastic and weightless.
वेटलेस मतलब दे डोंट हैव मास। अगर मास होता, इमेजिन मास होता, तो जैसे लाइट सोर्स आपने चालू किया, वहां से कॉर्पुस्कल्स निकले, दे आर हिटिंग यू बिकॉज लाइट इज फॉलिंग ऑन टू यू। और अगर मास होता तो मोमेंटम होता एम इन टू वी। तो फिर यू मस्ट हैव फेल्ट कि आपको कंटिन्यूअसली कोई छोटे छोटे पत्थर मार रहा है। लगता है कि हमको ऐसा नहीं, इसका मतलब दे आर मासलेस। मासलेस मतलब वेटलेस। नंबर थ्री, अब सी, पहले आपने बता दिया दे आर टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज कॉर्पुस्कल्स, दे आर इलास्टिक, रिजिड एंड वेटलेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। You know, light travels with very high speed, and the speed depends on medium. In vacuum, light travels with a speed of 3 to 10 power 8 meter per second. So these corpuscles travels with very high speed, with very high speed along a straight line, along a straight line in a given medium, right? Next property, different colors of light are due to different sizes of corpuscles. Yes, but अभी तक आपने इसको complete नहीं किया. Travels with very high speed along a straight line. तो ये बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन चेंज कब होगा. So the direction changes when the medium changes and the speed changes when the medium changes. मतलब they travel with different speeds in different medium. They travel with different speeds in different medium. और डिफरेंट कलर्स, ये आखिरी पॉइंट है, क्योंकि कलर्स आप तब आइडेंटिफाई करते हो व्हेन यू सेंस लाइट. So when these corpuscles enter your eye, you have sensation of light. And once you know कि I can see colors, मतलब पहले तो photons, अभी photons पता है, तब नहीं पता था. तो पहले तो corpuscle should enter your eye. So we get sensation of light. We get sensation of light when corpuscles enter our eye. एक बार कॉर्पस्कल्स हमारे आंखों में एंटर कर गए, उसके बाद यू कैन से कि नाउ यो यस आई कैन सेंस लाइट. नाउ यू कैन सी आई कैन सी डिफरेंट कलर्स. तो डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू डिफरेंट साइजेस. डिफरेंट कलर्स आर ड्यू टू different sizes of corpuscles. तो ये जो theory it is based on such 5-6 assumptions. Easy है. Light consists of tiny particles, मतलब basically every source of light emits tiny particles called as corpuscles in its surrounding medium. Number 2, these are rigid and weightless. Number 3, they travel with very high speed along straight line in a given medium. They travel with different speeds in different medium. We get sensation of light when these corpuscles enter our eye. Different colors of light are due to different kinds of corpuscles. So behind every theory, there are some successes and some failure. और वही theory accept होगा जो हर एक observed phenomena को explain कर पाए. तो do you remember what was success of this theory? It could explain only total reflection and total refraction. मतलब according to this theory, या तो लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होगा या कंप्लीटली रिफ्रैक्ट होगा. हमको पता है ऐसा भी होता है. अगर मेरे पास एक मिरर मतलब एक साइड पॉलिश्ड है, मतलब इसके अंदर तो लाइट जा नहीं सकता, ना ही इसमें ट्रांसमिट हो सकता है. तो लाइट विल कम एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक. तो इट कुड एक्सप्लेन टोटल रिफ्लेक्शन, या फिर द लाइट विल कम एंड विल टोटली refract. So it could explain total reflection and total refraction.
it can explain only total reflection and total refraction. So according to this theory, जब भी light, whenever light मतलब corpuscles encounter a medium, तो या तो कंप्लीट रिफ्लेक्शन होगा या कंप्लीट रिफ्रैक्शन होगा, राइट? यही एक सक्सेस है। और हमको पता है कि ऐसे मटेरियल है जिसमें कंप्लीटली रिफ्लेक्शन होता है, मिरर। हमको पता है ऐसे मटेरियल भी है जिसमें कंप्लीट रिफ्रैक्शन होता है। सो देयर आर मटेरियल्स व्हिच आर गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ लाइट, दे डू नॉट रिफ्लेक्ट। अगर आपने एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग लगा दिया तो सारा का सारा लाइट कहां जाएगा? मटेरियल के अंदर। देन फेल्यूर्स आर मेनी, फेल्यूर्स आर मेनी। क्योंकि हमको ये भी पता है most of the material, almost 99% of the material, they are like this, partially reflect and partially refract. So it fails to explain partial reflection and refraction. Number two, it could not explain interference, diffraction, polarization. अब ये क्या है वो आगे सीखोगे आप। fails to explain और interference, diffraction and polarization तो observed phenomena है, because otherwise अगर नहीं होता observed phenomena तो आपने sunglasses लगाए तो intensity कम ही नहीं होता। होता है क्या कम? if when you put sunglasses, yes, मतलब polarization हो रहा है। when you walk on the street during rainy season, you see some colorful patterns, that is interference patterns which is occurring, which is basically forming right at the retina of your eye. तो हमको तो दिखता है, वो तो observed phenomena है। This theory fails to explain that observed phenomena, fails to explain interference, then diffraction and polarization. Then सबसे बड़ा failure, this theory predicts that speed of light in denser medium is greater than rarer medium. हमको पता है speed of light in rarer medium is greater than denser medium. So it predicts speed of light is greater in denser medium than rarer medium, which is of course not true. This is the failure of this theory. तो कभी भी एक theory fail होता है तो दूसरा theory आएगा, और दूसरा theory is based on the failures of the first theory. तो दूसरा next theory was Huygens theory, और ह्यूजेंस ने बेसिकली लाइट को पार्टिकल्स ट्रीट किया ही नहीं, he treated light as wave, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूजेंस वेव थ्योरी। अब इसके भी assumptions है, as you know, because it is very obvious, जब हमको कुछ पता नहीं होता है ना, when you do not know basic nature of something, then you start by assuming ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता होगा, etc etc. So any theory is always based on some assumptions. Based on that assumptions, then you try to prove observed phenomena. तो ह्यूजेंस said कि अरे ये जो है ये partial reflection, interference, diffraction explain नहीं कर पा रहा है because Newton treated light as particles, which is not true. Light is nothing but wave. इसने भी एक गलती कर दी, लेकिन he treats light as a longitudinal wave. The moment you say light is a longitudinal wave, you know longitudinal wave requires a material medium for its transport. मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए there is need of a medium. Correct? तो हम आखिरी में आएंगे उस पे, but ये पहला assumption था light is treated as longitudinal wave. Then when this longitudinal wave enters our eye, we get sensation of light. When longitudinal waves, these longitudinal waves enter our eye,
we get sensation of light. We get sensation of light. Then different colors of light are due to different wavelengths. Different colors of light are due to different wavelengths of longitudinal waves, right? And remember one thing, this is revision session. तो एक आध दूसरा पॉइंट मैं नहीं भी मेंशन करूंगा, that is fine. You need to go through notes. Otherwise तो फिर ये और थ्योरी रेगुलर क्लासेस में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा. Anyways, तो बेसिक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइट वाज ट्रीटेड एज longitudinal wave. मैंने यहाँ पे longitudinal wavelength लिख दिया. Okay, no issues. Then when longitudinal waves enter our eye, we get sensation of light. Different colors of light are due to different wavelengths of the wave. Then, as I told you, because for longitudinal wave you always require a material medium. जैसे when I am speaking, my throat is generating longitudinal vibration with a longitudinal wave. They are reaching to you because they are reaching your eardrums, because there is a medium in between, that is air. अगर मैं एयर निकाल लेता हूं तो यू विल हियर नथिंग एंड आई विल कीप स्पीकिंग बट यू विल हियर नथिंग. तो मीडियम होना चाहिए. तो ऑब्वियस क्वेश्चन था कि अगर आप बोलते हो लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो सनलाइट अर्थ तक पहुंचा कैसे. अब ये एक्सप्लेन करने के लिए कुछ था नहीं. तो यूजेन सेड वी हैव अ मीडियम एवरीवेयर. हाइपोथेटिकल मीडियम वाज अज्यूम्ड to be present everywhere, which was named as luminiferous ether. So to explain propagation of longitudinal wave through space, hypothetical medium was assumed. Hypothetical medium का नाम क्या था? Luminiferous ether was assumed to be present everywhere. Luminiferous ether was assumed to be present everywhere. तो ये कुछ बेसिक assumptions थे. Then this theory also has successes. Success number 1, it could explain partial reflection and partial refraction. क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये था कि जैसे आपने बोल दिया कि पार्टिकल है, लाइट इज अ पार्टिकल. तो लाइट अगर पार्टिकल है तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि पार्टिकल का आधा टुकड़ा अंदर गया आधा ऊपर गया, मतलब आधा रिफ्लेक्ट हुआ आधा रिफ्रैक्ट हुआ. So that is why Newton's theory fails to explain partial reflection and partial refraction. But when you say this is a wave, हमको पता है wave का हो सकता है because wave is energy. So half मतलब some part of the energy can be reflected and some part can be refracted. So ये जो problem था, it fails to explain partial reflection and refraction was solved here. So for first success was it could explain partial reflection and partial refraction. Then number 2, according to this theory, speed of light in denser medium is less than rarer medium. Speed of light in denser medium is less than speed of light in rarer medium. तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. Then next thing, it could explain interference and diffraction. Could explain interference and diffraction. ये आ गया उसके successes. Let us talk about failures. Failure number 1, it could not explain polarization. Maybe polarization is a concept which is strictly applicable for transverse wave.
तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, और वैसे बिकॉज इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ सिलेबस फॉर दिस ईयर, तो आप पढ़ोगे नहीं आगे, तो अभी समझ लो। सी व्हाट हैपेंस इज, हमें ऑलरेडी पता है, अब अभी पता है कि लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। और आपको ये भी पता होना चाहिए, द मोमेंट यू से लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द मोमेंट यू से दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इट हैज टू कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस का, दूसरा कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस का। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर and they are also perpendicular to direction of propagation. Correct? This is what you should know. Then होता क्या है कि जब आप एक सिंगल वेव की बात करते हो, when you talk about सिंगल वेव, तो सिंगल वेव में ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, and you have this as magnetic field component. This is for a single wave, एक wave, right? But when you turn on the light, उसमें से एक वेव तो निकलता नहीं, you have billions of waves coming per second. तो हर एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अलग डायरेक्शन में होगा, और उसी को परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन। तो यू मे हैव अ सिचुएशन हियर ऐसा, तो एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी डायरेक्शन में है और दूसरे का अलग डायरेक्शन में है। फिर आपके पास तीसरा आ गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन किसी और डायरेक्शन में होगा। फिर चौथा आ गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी और इसमें होगा, सो ऑन सो फोर्थ। जब हम पोलराइजेशन की बात करते हैं तो वी निग्लेक्ट मतलब वी डोंट टॉक इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, वी टॉक ओनली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हो गए। सो यू सी द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। एक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है एक प्लेन में, दूसरे का दूसरे प्लेन में, तीसरे का किसी और प्लेन में, इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें से हमने अगर लाइट को पास कर दिया, तो देयर आर सर्टेन मटेरियल्स, इफ द लाइट पासेस थ्रू दैट सर्टेन मटेरियल, बाकी सारे कंपोनेंट विल बी ब्लॉक्ड, ओनली वन कंपोनेंट विल बी अलाउड टू पास। ये लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। When the direction of vibrations of electric field are in all possible directions, then the light is called as unpolarized light. When the direction of vibration of electric field are only in one plane, it is called as plane polarized light, PPL. The phenomena of restricting vibrations of electric field vectors of light into a single plane is called as polarization. राइट? तो वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस कि पोलराइजेशन जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हो ही नहीं सकता। क्यों? इमेजिन ये जो लाइट है इसको हटा देते हैं। अब इमेजिन करो हमारे पास एक वॉल है, उस पे एक रस्सी है, और इस रस्सी को मैं हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा हूं, मतलब अप एंड डाउन, साइडवाइज, क्रॉस। तो आई हैव वाइब्रेशंस इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और मैंने यहां पे एक छोटा सा विंडो लगा दिया। आई हैव अ वेरी थिन विंडो, करेक्ट? अब इसमें से कौन सा वाइब्रेशन पास होगा? वेरी ऑब्वियस, वही वाइब्रेशन पास होगा जो इस विंडो को पैरेलल है। बाकी के वाइब्रेशंस कहां गए? ब्लॉक हो गए, राइट? तो जो लाइट पहले अनपोलराइज्ड था वो क्या हो गया? प्लेन पोलराइज्ड। ये क्यों हुआ? क्योंकि लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, राइट? अगर लॉन्गिट्यूडनल होता तो यू नो लॉन्गिट्यूडनल वेव हाउ दे ट्रैवल, longitudinal wave travel in the direction of, मतलब vibrations are in the direction of propagation। मतलब बेसिकली ये पार्टिकल है, मान लो longitudinal wave में vibrations are parallel to direction of propagation, transverse wave में vibrations are perpendicular to direction of propagation।
तो ये जो पार्टिकल है, जो मीडियम है, इट इज वाइब्रेटिंग एंड ऑल्सो गोइंग अहेड, इसको थोड़ी कोई ब्लॉक कर पाएगा, ये तो जाएगा ना। इट इज वेरी सिंपल, ये दरवाजा दिखता है मुझे यहाँ से ना, आई गो फॉरवर्ड, आई गो बैकवर्ड, देन आई गो फॉरवर्ड, आई गो बैकवर्ड, बट आई कैन स्टिल गो थ्रू दिस डोर, राइट, करेक्ट, क्लियर। देन अगर अगर लाइट ट्रांसवर्स वेव है, अगर मैं, मेरे जैसे 10 लोग लाए, सिर्फ मैं फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रहा हूं, बाकी के क्रॉस जा रहे हैं, विल दे बी एबल टू गो? नो। सो ट्रांसवर्स वेव का ही पोलराइजेशन होगा, तो ये याद रखना। दैट इज व्हाई द फर्स्ट फेल्यूर ऑफ दिस थ्योरी, क्योंकि इसने क्या बोला, लाइट इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो ही नहीं सकता, तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन। पहला फेल्यूर, इट फेल्स टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। एक्चुअली पोलराइजेशन ऑफ लाइट हमने बाद में इन डिटेल डिस्कस करना चाहिए था, बट फॉर दिस ईयर इट इज नॉट देयर इन द सिलेबस, तो आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन। नंबर 2, ये जो हाइपोथेटिकल मीडियम इमेजिन किया था ना, वो कभी मिला ही नहीं। They tried what not, they did a lot of experiments, but it was never found. Hypothetical medium, luminiferous ether was never experimentally detected. Till date, it is not detected. It does not exist basically. Correct? तो अब इस थ्योरी के भी फेल्यूर है। अ थ्योरी इज कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ इट एक्सप्लेन्स ऑल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। थ्योरी तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। तो द नेक्स्ट थ्योरी वाज लाइट ट्रीटेड एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, so light as electromagnetic wave, and we know now, हमको पता है अब, light light is made up of electromagnetic wave in which you have oscillating electric field, oscillating क्योंकि साइन दिख रहा है, साइन वेव is a oscillating function, so light is made up of electromagnetic waves which consist of oscillating electric field and magnetic field vectors. Electric field and magnetic field vectors are perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. Point number 2 था ये. Point number 3 is light travels with very high speed in a straight line, and the speed of light in air is 3 into 10 power 8 meter per second in vacuum. Number 4, the speed of light in different medium is different, which is decided by refractive index of the medium. तो refractive index आपको बताएगा कि कौन से मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, और पता है कैसे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। refractive index is c by v, तो v is c by mu। अगर मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, क्यों? क्योंकि एयर में कितना है 3 into 10 power 8, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, 1 and 2 हो गया लाइट का स्पीड कम। यस, देन अनदर प्रॉपर्टी इज, तो ये चार पॉइंट्स तो ऐसे ही हो गए। पांचवा पॉइंट, लाइट कंसिस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ranging from 10 power minus 15 meter to few kilometers। अगर आपने लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ का भी क्वेश्चन खत्म। इट इज मेड अप ऑफ, इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम 10 power minus 15 मीटर, मतलब गामा रेडिएशन से स्टार्ट कर रहे हो आप, एंड फ्यू किलोमीटर रेडियो वेव्स तक जा रहे हो, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो, right? And number 6, visible light consists of wavelength range from roughly 3000 nanometer 4300 nanometer। देखो बुक्स में, in some books they will say 400 nanometer 400 nanometer मतलब 4000 angstrom, okay, सिर्फ 10 power minus 1 का डिफरेंस होता है। some books will say 3000 angstrom, तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है। Some books will say 3500 angstrom, okay,
So light, visible light consists of a very small range of wavelength from roughly around 3000 या 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, और जितने भी कलर हम देखते हैं वो इसी रेंज में आते हैं, राइट? गुड. तो फाइनली when you treat light as electromagnetic waves, all the problems are solved. It could explain partial reflection, partial refraction. It could explain total reflection, total refraction. It could explain polarization, interference, diffraction. It can explain different speed of light in different medium, etc., etc. और आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत भी नहीं है for its transport from one point to another. So all the problems are solved if you treat light as electromagnetic wave. So finally, what we know is now light is electromagnetic wave. Good. अब आगे, अब आपको एक बार पता लग गया कि लाइट इन रियलिटी क्या है. So next point is to talk about primary and secondary sources of light. So you have two sources of light. एक है प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स वो होता है जो खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है. So primary sources of light are those sources which produce their own light. Due to there are three reasons. So primary sources produce their own light. Produce their own light. Due to number one, number two, number three. तो लाइट का जो प्रोडक्शन है वो तीन रीजन से हो सकता है. एनी सोर्स कैन प्रोड्यूस लाइट बिकॉज ऑफ थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस. एग्जाम्पल देखा तो होगा आपने, नाउ दे आर डिसअपियरिंग वेरी फास्ट फ्रॉम द मार्केट. वो 10-15 रुपए का बल्ब आता था, येलो कलर लाइट, उसमें एक फिलामेंट था जो टंगस्टन का फिलामेंट था. इट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन हीटेड. और हीटिंग हम नहीं करते, हम कभी गए क्या वहां पे बर्नर लगा दिया. हीटिंग इज ड्यू टू करंट इन दैट केस. सन का लाइट इज ड्यू टू अगेन हीटिंग. तो बेसिकली नहीं, ठीक है, सन का लाइट इज बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन, तो उसको मत कंसीडर करो इसमें. लेकिन ड्यू टू हाई टेम्परेचर, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो एनी सोर्स कैन प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन फर्स्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर. ड्यू टू हाई टेम्परेचर. तो वो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, करंट जब पास करते हो तो रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग होता है, एंड हीटिंग मतलब इट गोज टू हाई टेम्परेचर एंड इट इमिट्स लाइट. नंबर टू, ड्यू टू पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो घर का ट्यूबलाइट होता था पहले, ट्यूबलाइट, एलईडी लाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, ट्यूबलाइट बोल रहा हूं, जो थोड़ा सा देर से जलता था, उसकी बत्ती थोड़ी स्लो चलती है ना, करंट बोलते हैं ना, लेट करंट है. वैसा लेट करंट नहीं है, लाइट लेट आता है. व्हाई? बिकॉज व्हेन यू टर्न इट ऑन, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक का डिस्चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर शूटेड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और बीच में होता है गैस. तो वो गैस होता है इनर्ट गैस. फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करते हैं एंड दे मेक इट गो टू एक्साइटेड स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट. एंड व्हाइल कमिंग डाउन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से ऊपर गया, वापस जब नीचे आएगा तो इट इमिट्स फोटोन. नंबर थ्री, ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शंस या फिर केमिकल रिएक्शंस. न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शंस, जैसे फायर क्रैकर, बम जलाते हो, दिखता है लाइट, तो दैट लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू chemical or nuclear reactions. So primary sources are those sources which produce their own light, but own light can be produced in three different ways: due to high temperature, due to passage of electric current, due to nuclear or chemical reactions. And then you have secondary sources. ये इनका टेंशन ही नहीं है. They do not produce their own light, but they reflect or scatter light from other sources, from primary sources. They reflect or scatter light received from the primary sources. They do not have their own light. Okay, ये पक्का पता होना चाहिए. They do not produce their own light. They just reflect or scatter. Example: all the planets that you see, in fact, our satellite moon that you see, the light of those planets or moon is nothing but sunlight, reflected sunlight.
तो दे आर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, है ना। इसलिए हम बोलते हैं नॉर्मली कि अमावस में बाहर नहीं जाना चाहिए. Possibility of accidents is more, of course, because there is during night there is absolutely no light. Normally, when you have full moon, you have brighter nights, and then of course there is less chances of meeting any accident. So secondary sources have. Then after this, you should know what is wavefront. Wavefront. Wave का front. Literally, it means wave का front. अब पहले वेव फ्रंट क्या है वो समझ लेते हैं. लेट अस टेक अ सोर्स ऑफ लाइट. हमारे पास एक लाइट का सोर्स है. लेट मी टेक अ सोर्स ऑफ लाइट. एज यू नो, इमेजिन एक बल्ब है. मे बी दिस इज अ स्टार. ओके, नो इश्यूज, बट यू शुड नो द मोमेंट यू टर्न ऑन द लाइट, जैसे ही लाइट स्टार्ट किया, बल्ब है तो बटन स्टार्ट किया, तो क्या होगा? At the same time, it start emitting waves in all direction. So it will start emitting waves in all directions. And after a certain time, after time t, so अच्छे समझ लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग. After time t, if the speed of light in the given medium is t, speed of light is t, right? T stands for time. जागो, speed of light in the medium is c या फिर v, whatever you want to call. c बोलो, v बोलो, doesn't matter. सराउंडिंग मीडियम को पता नहीं क्या है. वैक्यूम होगा तो c, कुछ और होगा तो v. If the speed of light in the surrounding medium is v, let us say, so in time t, each wave will travel how much distance? Vt. Exactly. In a given time t, each wave will travel a distance of vt. So each wave, it is covering equal distance. Matlab, if you connect, you will get a sphere. ऐसा कुछ आएगा. इमेजिनेशन तो लगने वाला है यहाँ पे. इमेजिनेशन नहीं करोगे तो डिफिकल्ट है. You have a source of light. If speed of light in surrounding medium is v in time t, because ये source of light हर डायरेक्शन में लाइट इमिट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में टू द राइट डिस्टेंस इज vt, यहाँ पे भी डिस्टेंस इज vt, ऊपर भी डिस्टेंस इज vt, नीचे भी डिस्टेंस इज vt, फॉरवर्ड vt, बैकवर्ड vt. तो ये t टाइम में एक स्फीयर की सरफेस पे पहुंचेगा. कौन? सारे के सारे वेव्स. सो ऑल दिस वेव्स विल रीच द सरफेस ऑफ अ स्फीयर, और इस स्फीयर को बोलते हो वेव फ्रंट, राइट. ये इसका एक स्मॉल डेफिनेशन है, पर मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है. Locus of all the points which are in same phase. First of all, you should know what is locus. What is locus? Locus is a set of points which satisfy a given geometrical condition. Example. Locus का मतलब क्या? Locus का मतलब it is a set of points which satisfies a given geometrical condition. For example, what is the equation of a circle? What is x square plus y square equal to r square? इसका मतलब ये है कि मैं पॉइंट कहीं पे भी लूं, यहाँ पे लूं या यहाँ पे लूं या फिर कहीं पे भी लूं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, x1 y1, x2 y2 या फिर x3 y3, all this will satisfy this condition. x1 square plus y1 square equal to r square, x2 square plus y2 square equal to r square, राइट. तो इस सर्कल पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, इट विल सेटिस्फाई x square plus y square equal to r square. तो सर्कल इज नथिंग बट सेट ऑफ पॉइंट. सर्कल तो बाद में बना, आपने ऐसे पॉइंट्स ले लिए, वो सारे के सारे पॉइंट सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, तो आपने बोला सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स
which satisfy a given geometrical condition, और कौन सा condition, x square plus y square equal to r square is called as locus, and in this case locus is nothing but a circle. Then इसका हमारे वेव फ्रंट के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन तो है, as I told you, in a given time waves emitted in all direction they cover a distance of vt. मतलब अगर t टाइम में ये क्रेस्ट, कौन सा क्रेस्ट नंबर 2 या 3 बना है, तो उतने ही t टाइम में यहाँ पे भी क्या आएगा, क्रेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, क्रेस्ट. तो वो आप क्या कर रहे हो, आप सारे के सारे क्रेस्ट को ज्वाइन कर रहे हो, बन गया लोकस, राइट. तो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स की जगह पे वेव्स, द लोकस ऑफ ऑल द वेव्स, है ना, विच आर इन फेज, क्योंकि सबका क्रेस्ट बोल रहे हो, तो क्रेस्ट is nothing but in phase. Crest and trough is out of phase by pi. So set of all the waves, set of all the points on the waves which are in phase is called as wave front. So very obvious. दो तीन तरीके हैं समझाने के, एक तो मैंने पहले ही बता दिया था, I have already told you one way, and that was this one. In time t, each wave will reach surface of a sphere, that is called as wave front. So there are three types of wave front. एक है spherical, क्यों, क्योंकि जो सोर्स है आपके पास, इट इज लाइक अ पॉइंट सोर्स लोगे तो waves will be emitted in all direction, and in time t each wave will cover distance vt, and when you join this all the distances you get a sphere, तो spherical wave front. नंबर 2, अगर आपके पास ट्यूबलाइट जैसा सोर्स है, एक्सटेंडेड सोर्स है ना, ट्यूबलाइट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो क्या होगा इस केस में ऐसा होगा कि वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, और ऑल्सो वेव इज ट्रेवलिंग टू दिस साइड. तो व्हाट यू हैव इज वेव्स आर ट्रेवलिंग लाइक दिस. तो ये ऑल डायरेक्शन में नहीं है, इट इज इन टू डायरेक्शन, मतलब बाय डायरेक्शनल है ये. एंड देन व्हेन यू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज पॉइंट कौन कौन से है देख लो एक बार. These are all same phase points and these are also same phase points. आपने जब इनको कनेक्ट कर दिया तो what shape do you see? Cylindrical, इसलिए इसको बोलते हैं cylindrical wave front. तो डिफरेंस क्या है cylindrical wave front और spherical wave front में? Source. In case of spherical wave front, you have a point source. In case of cylindrical wave front, you have extended source just like a tube light. और तीसरा एक होता है प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन मतलब प्लेन, एरोप्लेन नहीं है, प्लेन मतलब प्लेन, 2 डायमेंशनल surface like sheet of a paper, a very small part of a circle, very small part of a circle is a straight line. वैसे ही very small part of a sphere is a plane surface. So you have a sphere, a very big sphere, और इसका एक छोटा सा part, small part of this sphere, very small part of this sphere will look like a plane. Right? तो plane wavefront का condition is that you should have a very small part of either spherical wavefront or cylindrical wavefront, क्योंकि very small part of the sphere or cylinder will look like a plane. Right? तो इसका मतलब plane wavefront अगर बनना है तो source should be at infinite distance. And going one step ahead, अगर आप स्पेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहे हो तो स्पेरिकल वेव फ्रंट में वेव्स आर डाइवर्जिंग, दे आर गोइंग अवे इन ऑल पॉसिबल
डायरेक्शन, तो डाइवर्जिंग रेज है यहाँ पे। अगर आप प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहे हो तो इन केस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट what you have is parallel rays. So the rays are nothing but parallel to each other. So what do you understand? You understand from this कि जब आपके पास diverging waves हो या rays हो तो the spherical, the wavefront so obtained is always spherical. अगर आपके पास parallel हो तो the wavefront so obtained is plane. Remember this thing. If you have diverging waves or rays, the wavefront so obtained is spherical. If you have parallel rays, the wavefront so obtained is plane. याद रख लेना ये कंडीशन, क्योंकि कब कौन सा जगह पे कौन सा लेंस यूज करना है तब समझ में आएगा। और एक चीज, rays are parallel if and only if the object is at infinity. मैंने पहले बता दिया आपको, यहाँ पे सोर्स इज एट इंफिनिटी, राइट। और ऊपर से रे ऑप्टिक्स में सीखा ही है आपने, when the object is at infinity, rays from the object are parallel। और हमने देखा था मिरर का केस, कॉनकेव मिरर से वो रिफ्लेक्ट होके दे कॉन्वर्ज एट अ पॉइंट, तो ये पता होना चाहिए। देन इफ यू नो दिस मच, अब अगला पार्ट है यूजेन्स प्रिंसिपल। यूजेन्स प्रिंसिपल और यूजेन्स वेव थ्योरी ये दो अलग चीजें हैं, इसको कंफ्यूज मत करना। यूजेन्स वेव थ्योरी is a theory trying to explain the nature of light. Eugene's principle is theory which explains propagation of light, how light propagates in a given medium. So, according to Eugene's principle, every point on a wavefront, अब जो इतना बड़ा वेवफ्रंट हमने लिया है, इस वेवफ्रंट का एक छोटा सा पीस ले लेते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन। ये आ गया स्फेरिकल वेवफ्रंट का एक पार्ट। So according to Eugene's principle, every point on this wavefront acts as secondary source of light. तो मैं यहाँ पे दो तीन पॉइंट लेता हूँ, let us say A, B and C. तो each point मतलब फिर A, B और C point, they are behaving like secondary sources of light and they emit their own waves. और हमने देखा पॉइंट सोर्सेस का वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल। तो इसका वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल। सिर्फ इतना है कि इसको वेव फ्रंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वेवलेट। क्यों वेवलेट? क्योंकि ये सेकेंडरी का है, इसलिए इसको बोलते हैं वेवलेट। क्लियर? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट acts as a secondary source of light emitting secondary waves which form secondary wavelets. इसको secondary भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं wavelets. Each point on a wavefront behaves like secondary source emitting waves forming wavelets. आपको क्या एक्सप्लेन करना था? How light propagates. लाइट आगे कैसे जाएगा? ऐसा ही होता है ना, बटन चालू करते हो तो बल्ब में से लाइट बाहर निकलता है कि अंदर जाता है? बाहर निकलता है। तो हाउ, इसका मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट है ना, इट इज शिफ्टिंग फॉरवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू यूजेन्स प्रिंसिपल पॉइंट नंबर 2, द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू दिस वेवलेट्स, ये जितने भी वेवलेट थे इसको आपने क्या किया, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट क्या होता है? लाइन विच टचेस अ सरफेस ओनली एट वन पॉइंट। है क्या एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे? यस। द कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू दिस wavelets in forward direction, backward में किया मैंने, gives the new position of wavefront. तो आपके पास एक वेवफ्रंट था, उस वेवफ्रंट पे each point was secondary source and was emitting secondary waves. These waves are also like spherical balls क्योंकि these are emitting light in all possible direction. Then ये जो वेवलेट बने, इसको कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और जो कॉमन टेंजेंट है इट इज गिविंग यू न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो ऐसा चलते रहेगा, ऐसा चलते ही रहने वाला है, तो ये होते रहेगा। यू सी, यू कीप ऑन डूइंग दिस। तो दिस इज हाउ वेव इज प्रोपोगेटिंग फॉरवर्ड। और बैकवर्ड क्यों नहीं? देखो बैकवर्ड में क्या हुआ, देखा आपने, देखा, कैंसलेशन, right? So that is why you don't talk about wave going
backward. You want to talk about wave going forward. So Eugene's principle explains propagation of light in forward direction. तो ये दो ही बेसिक प्रिंसिपल है, बाकी का तो सिर्फ एक्सटेंडेड है, बाकी का इसी दो पॉइंट को एक्सप्लेन किया है. Number one, each point on a wavefront behaves as secondary source of light emitting wavelets. The common tangent drawn to this wavelets give new position of the wavefront. अब using this principle, they have explained propagation of spherical wavefront and propagation of plane wavefront. Difference बता देता हूँ. जब आप बात करोगे propagation of spherical wavefront, so what you will say? You will say consider. क्या consider? Consider a section of spherical wavefront PQ. Imagine 4 points या 3 points A, B, C on this wavefront. These points behave as secondary source of light, giving out secondary wavelets. The common tangent drawn to this secondary wavelets gives the new position of wavefront. Then each point on the new wavefront behaves as secondary source of light, giving out secondary wavelets. The common tangent to this new secondary wavelets give new position of wavefront. This is how light, right? तो आपने क्या एक्सप्लेन किया? प्रोपोगेशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. स्फेरिकल वेवफ्रंट में क्या लिया था आपने? पार्ट ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. अगर प्लेन वेवफ्रंट का प्रोपोगेशन समझाना है तो सिर्फ वेवफ्रंट क्या लोगे? प्लेन. सिंपल. एंड प्लेन वेवफ्रंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. सिंपल है. तो प्लेन वेवफ्रंट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो यू जस्ट टेक अ लाइन, दैट्स इट, खत्म. देन यहाँ पे एक सोर्स है A, देन यू हैव अ सोर्स B, यू हैव अ सोर्स C. तो ऐसे आपके पास सोर्सेस है. ये इसका सेकेंडरी वेवलेट हो गया. देन यू विल हैव another source B somewhere over here, right? फिर आप क्या करोगे? इसको कॉमन टैंजेंट ड्रॉ कर दोगे. हो गया कॉमन टैंजेंट, मिल गया नया पोजीशन, राइट? फिर क्या करोगे? ये जो नया पोजीशन है वेवफ्रंट का, इट बिहेव्स एज सेकेंडरी सोर्स ईच पॉइंट. देन यू गेट दिस एंड देन अगेन यू ड्रॉ कॉमन टैंजेंट. तो ऐसा चलते जाएगा. दिस इज हाउ प्लेन वेवफ्रंट इज प्रोपोगेटिंग. एग्जैक्टली प्रोपोगेशन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट हो या प्लेन वेवफ्रंट, तो थ्योरी वाइज सेम है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है. कंसीडर अ सेक्शन ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट, कंसीडर अ सेक्शन ऑफ प्लेन वेवफ्रंट. डन. बाकी सब सेम. क्लियर यहां तक? नाउ गोइंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने बहुत ब्लंटली बोल दिया, इफ द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. डिड वी प्रूव दिस? तो रे ऑप्टिक्स में इसका स्टेटमेंट आता है, वेव ऑप्टिक्स में इसका डेरिवेशन आता है. तो यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो नेक्स्ट इज टू प्रूव I equal to R. So that topic is named as, in your book, reflection at a plane surface. तो इसके लिए हमको थोड़ा डायग्राम बड़ा लगने वाला है. reflection at a plane surface. तो सबसे पहले I will skip all the writing part. I will just write down required mathematics here. Reflection. So we are talking about reflecting surface. और कौन surface है? Plane surface है. मतलब we are not talking about concave और convex mirror here. We are talking about plane mirror. तो सबसे पहले plane reflecting surface ले लो. Let us call this as XY. अब एग्जाम में ऐसा ही लिखना होता है. Consider a plane reflecting surface XY. ठीक है. Then consider a प्लेन वेव फ्रंट. हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है विच इज ऑब्लिकली इंसिडेंट. व्हाई ऑब्लिकली इंसिडेंट? अगर ऐसा इंसिडेंट होता, सीधा नीचे आता, सीधा ऐसा आता, ऐसा जाता, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, बिकॉज इट इज इंसिडेंट नॉर्मली. तो हमारा जो इंसिडेंस है, यू नीड टू नो दिस,
ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक वर्ड्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इफ इट इज इंसिडेंट नॉर्मली, मतलब इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल इंसिडेंस। अगर ऐसा इंसिडेंस होता, कैसा, ऐसा ऐसा आया, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, सरफेस को टच करके जाना। तो हमारा जो इंसिडेंस है वेव फ्रंट का, ना वो नॉर्मल है ना वो ग्रेजिंग है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक मतलब एट सम एंगल, राइट। तो यू हैव अ प्लेन वेव फ्रंट, नामकरण कर दो इसका, नाम दे दो इसको ए बी। हाँ, कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑब्लिकली, कहां पे, ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। ये जो वेव फ्रंट है ना, इसको बाउंड किया है। लेट दिस वेव फ्रंट बी बाउंडेड, बाउंडेड मतलब उसकी बाउंड्रीज हमको पता है, किस किस में है बाउंड्री वो, तो नाम इस वापस नाम देना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, नाम देना पड़ेगा हमको। लेट दिस इज बाउंडेड बिटवीन पी एंड क्यू बी, बाउंड कर दिया, बहुत सिंपल सा केस है। ओके, ये थोड़ा ज्यादा थिक हो गया, इतना ज्यादा थिक मैं दिखा नहीं सकता वेव फ्रंट को। देन व्हाट, देन जस्ट अ मिनट, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ए सरफेस पे पहले पहुंच गया, क्योंकि ऑब्लिक था। नॉर्मल होता तो ए और बी दोनों एक साथ पहुंचते। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता तो ए पॉइंट, मैं दिखाई देता हूं यहाँ पे, ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों के दोनों पॉइंट एक साथ पहुंचते। और अगर ग्रेजिंग होता, ग्रेजिंग का केस होता, तो सिर्फ ए पहुंचता, बी कभी सरफेस को टच नहीं करता, राइट। सिंस द इंसिडेंस इज ऑब्लिक, ए रीचेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट एट पॉइंट ए डैश। जब ए डैश पे पहुंचा तब बी कहां था, बी डैश पे था। अच्छा, तो ये थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल हैव टू करेक्ट दिस। ये ऑब्लिक का प्रॉब्लम ही होता है, तो ठीक है, तो अभी इमेजिन समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ। वी डू नॉट हैव टाइम टू डू दिस काइंड ऑफ ड्राइंग थिंग एनीवेज। तो व्हेन ए रीचेस ए डैश, बी रीचेस बी डैश। नाउ if the speed of light in medium is v, if speed of light in medium is v, then b dash से b dash को सरफेस तक आने के लिए, मतलब c तक आने के लिए टाइम लग गया t। इमेजिन, मतलब b dash से डिस्टेंस इज vt, राइट। एक एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ये डायरेक्शन समझ में नहीं आएगा। वेरी सिंपल, लॉजिकल है। ए बी वॉज अ वेव फ्रंट, plane wavefront, incident obliquely at the plane reflecting surface xy. Since the incidence is oblique, A reaches reflecting surface first at A dash. When A is at A dash, B is at B dash. B dash पहुंचा नहीं है अभी तक। If the speed of light in medium is v, अगर वैक्यूम हो तो c, ठीक है, यहाँ पे हम v बोल रहे हैं, v, then if b dash requires time t to reach surface and meet at point c, then the distance b dash is bt, speed into time is distance। उतने ही टाइम में, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ह्यूजेंस प्रिंसिपल। ह्यूजेंस प्रिंसिपल ने हमको क्या बताया, हमको ये बताया एवरी पॉइंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स। तो जैसे ही ए डैश तक पहुंचा, उसने अपना काम चालू कर दिया। क्या काम चालू कर दिया, क्या करेगा वो, सेकेंडरी वेव्स इमिट करेगा। तो व्हाट इट विल डू इज इट विल इमिट सेकेंडरी वेव्स। तो ये याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो एज soon as A reaches A dash, right, this point A dash behaves as secondary source and starts emitting secondary waves। और ये सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग, लिखा है क्या, रिफ्लेक्शन।
तो ये जो नीचे का पार्ट है उसको भूल जाओ, डज नॉट एग्जिस्ट। नीचे का पार्ट फॉरगेट अबाउट इट, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ओके देन यहां तक क्लियर, क्लियर यहां तक। अब द पॉइंट हियर इज बी डैश को सी तक आने में टाइम लगा टी, उतने ही टाइम में ए डैश क्या कर रहा था, ए डैश सेकेंडरी वेव्स इमिट कर रहा था, राइट। तो सेकेंडरी वेव्स इमिट कर रहा था, तो सेकेंडरी वेव ने क्या बना लिया, एक हेमिस्फीयर बना लिया। कितने टाइम में, टी टाइम में। तो उस हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा, वी। क्यों, क्योंकि ए डैश से जो सेकेंडरी वेव्स इमिट हुए वो कहाँ जा रहे हैं, वो सेम मीडियम में जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं ना, नथिंग इज कमिंग हियर। तो मान लो उतने ही टाइम में ए डैश के वेव ने बना लिया एक हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट। इस पॉइंट को बोल देता हूं मैं डी, दिस इज डी पॉइंट। तो ए डैश डी विल आल्सो बी इक्वल टू वीटी। क्यों, एक तो उतने ही टाइम में, दूसरा स्पीड भी सेम है ना, क्योंकि मीडियम से बी डैश का वेव सी पे पहुंचा, कौन से मीडियम में था, पहले मीडियम में था, स्पीड क्या है बी। ए डैश कहां तक गया, डी तक, कौन से मीडियम में, सेम मीडियम में, स्पीड कितना है बी। बी डैश से सी आने में कितना टाइम लगा टी, ए डैश से डी आने में कितना टाइम लगा टी, तो डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं, वीटी 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 वीटी, क्लियर। अब इफ यू एक्सटेंड दिस, सॉरी फॉर दिस, इफ यू एक्सटेंड, इसको अगर एक्सटेंड करते हो ना आप, दिस इज गिविंग यू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बेसिकली। इफ यू एक्सटेंड दिस, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो एक्सटेंड करके रख देते हैं। अब आगे, इफ यू ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, तो थोड़ा सा मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस लिटिल बिट, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, लिटिल कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम इज दिस। देन फिर ये डी पॉइंट को मैंने यहां कर दिया शिफ्ट, ये आ गया डी पॉइंट। ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, क्लियर। अब नामकरण कर देते हैं, एंगल्स भी इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। क्या प्रूव करना था, I इक्वल टू आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेंशन किया हमने, नहीं, तो पहले मेंशन करो। मेंशन कैसे करोगे, जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो पहले नॉर्मल ड्रॉ करो। ये आ गया नॉर्मल, ओके। तो यू हैव नॉर्मल ओवर हियर, कुछ नाम दे दो इसको, एन, राइट। देन दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I. This angle over here, angle of reflection R, right? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात ही मैं बाद में करता हूं, ठीक है। ये I है, आपको पता है ए बी और ए डैश बी डैश ये क्या है, पैरेलल, पैरेलल है, मतलब ये टोटल एंगल कितना बना 90, वेरी गुड। तो ये एंगल कितना आया 90 माइनस I, एक्सीलेंट, दिस इज 90 माइनस, फिर ये टोटल एंगल कितना है 90। तो ये एंगल दिस वन मतलब बी डैश ए डैश सी कितना आएगा I, ये I था, ये टोटल एंगल कितना था 90, इसके लिए ये कितना बना 90 माइनस I, ये टोटल कितना है 90, तो ये कितना आएगा I, तो I, तो हमारा जो एसेंशियल पार्ट है, यू नीड टू नो दिस इज I, दैट्स इट, बाकी का कुछ काम का नहीं है हमारा। तो एंगल बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश सी इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, क्लियर यहां तक। अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस का पार्ट खत्म फॉर द टाइम बीइंग। अब आगे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज दिस, करेक्ट, is this R. What is total angle 90, so how much is this 90 minus R, very good, so this is 90 minus R, यहां तक क्लियर। अब ऐसा करते हैं, वो दोनों ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं अलग अलग से, क्योंकि थोड़ा उसमें हमको और मैथमेटिक्स लगने वाला है। तो ऐसा ये ए डैश से सी डैश तक का ये
पॉइंट है, ए डैश से सी डैश ये लाइन है। फिर आपके पास था ए डैश से बी, ए डैश से बी, ए डैश से बी और बी डैश, ए डैश से बी डैश, बी डैश टू सी। और रिमेंबर दिस इज 90, डू नॉट फॉरगेट, इसको भूलना नहीं। ये चीज क्या है, ये क्या है, 90 है। 90 क्यों, अरे तो पैरेलल लाइंस, तो 90 बनने वाला है, इसको भूलना नहीं। उसको भूले तो गए, वो 90 है। तो ऐसा है कि इसको तो 90 दिखाना ही पड़ेगा, somehow it is to be shown as 90, ये 90 है। नहीं दिख रहा होगा तो दिखा देंगे 90। गुड, ए डैश बी डैश सी। देन इसमें का एक एंगल हमने ऑलरेडी करके रखा है, दैट इज दिस वन, आई हो गया। ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश सी का काम खत्म। अब लेट अस टॉक अबाउट ट्राइंगल ए डैश डी सी, ए डैश डी सी, ए डैश डी और सी। रिमेंबर आई टोल्ड यू टेंजेंट, टेंजेंट तो ये एंगल कितना बना 90, तो ये एंगल भी 90 है। वेरी गुड, दिस इज 90। ऊपर से आई जस्ट टोल्ड यू दिस एंगल इज 90 माइनस आर। पहले पूरा समझ लो, लिखना विखना वो सब बाद में होता रहेगा। आई टेल यू ट्रिक कि करना क्या होता है। दो ट्राइंगल पे फोकस होता है हमारा, ए डैश बी डैश सी, ए डैश डी सी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, दैट इज द आइडिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो you can use the property of congruent triangles and prove I equal to R। क्या प्रूव करना है, I equal to R। दो ट्राइंगल आ गए, यस। एक ट्राइंगल में I आ गया, यस। दूसरे में R नहीं है, 90 माइनस R है। व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, 180। तो नाउ 90 माइनस R प्लस 90 एंड प्लस दिस, तो ये आ जाएगा आपका, आ गया R, गुड। तो एक बार वो R आ गया ना, तो इसका अभी हमें कोई यूज नहीं है। Then focus on these two triangles. From these two triangles, कौन सा ट्राइंगल, A dash, B dash, C and triangle A dash, B C. Look, इन दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल इक्वल है। कौन कौन सा एंगल इक्वल है, नहीं, एंगल A dash B dash C एंड एंगल A dash D C, ये दोनों 90 डिग्री है, तो इसलिए इक्वल है। एक साइड कॉमन है, ए डैश सी एक कॉमन है, और दो साइड्स इक्वल है। कौन सी दो साइड्स इक्वल लिखा है, बी डैश सी एंड ए डैश डी, ये इक्वल है। तो ए डैश डी इक्वल टू बी डैश सी, ये इक्वल टू वी टी है। Sufficient, these two triangles are congruent. When two sides are equal and one angle is equal, the triangles are congruent. And according to properties of congruent triangles, which angles are equal, B dash A dash C and D C A dash, this should be equal। और B dash A dash C तो क्या था, I, और ये क्या था, R। I equal to R हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ एंड ओनली इफ रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। क्लियर यहां तक, सिंपल। तो व्हाट वी हैव डन, जस्ट अ वेरी क्विक रिकैप, कुछ नहीं है, एक प्लेन वेवफ्रंट ले लिया, एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऑब्लिक इंसिडेंस है, इसलिए ए पहले पहुंच गया, ए डैश का कुछ काम नहीं था, इसको तो सेकेंडरी वेव इमिट करने लगा। You have to remember, फिजिक्स ऐसे ही सीखोगे, अदरवाइज वो क्या बुक में लिखा होता है कुछ, नेवर रिमेंबर थिंग्स। बट प्रॉब्लम था कि अरे पर ए डैश अपना काम कर रहा है, बी डैश का क्या कर रहा है, बी डैश अभी भी कोशिश कर रहा है, मैं जाता हूँ। तो बी डैश को सी तक आने के लिए, मतलब सरफेस तक आने के लिए टाइम लगा टी, तो डिस्टेंस कितना है वी टी, क्यों वी टी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज वी, करेक्ट। जितने टाइम में बी डैश सी पे पहुंचा, उतने ही टाइम में ए डैश ने एक हेमिस्फीयर बना दिया, उसका रेडियस होगा एडी, लेकिन डिस्टेंस वाइज वीटी, मतलब एडी एंड बी डैश सी आर सेम। हो गया। अब दो ट्राइंगल पे फोकस करो, डन, टू ट्राइंगल्स। अब आई इक्वल टू आर प्रूव करना है, तो पहले आई लाओ, ये आई आ गया, तो ये आई आने के बाद दिस एंगल इज 90 माइनस आई, तो दिस एंगल हियर इज आई। तो एक एंगल आई मिल गया आपको, वेरी गुड।
पाई का पार्ट खत्म, अब आर के पार्ट पे आ जाओ। रिफ्लेक्टेड रे में और नॉर्मल में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर आर है तो नीचे का जो एंगल बना इतना, दिस इज 90 माइनस आर। अब इस ट्राइंगल पे फोकस करोगे, अगर एक एंगल है 90 माइनस आर, एक है 90, तो ये बचा हुआ आर ही होगा, तो बचा हुआ आर था। ठीक है, बाकी पूरा डायग्राम भूल जाओ। अब ध्यान दो दो ट्राइंगल्स पे, ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी सी, एक साइड कॉमन, फाइन। एक एक डिस्टेंस सेम, मतलब एक एक साइड सेम और एक एक एंगल भी सेम, हो गया। दो साइड सेम एंड वन एंगल सेम, मतलब कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जो दो एंगल्स होते हैं दे आर इक्वल, हो गया आई इक्वल टू आर। द डिफिकल्ट पार्ट वाज टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, दैट्स इट। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस प्रूव किया है, वैसे ही रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस करोगे। रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस, ये ज्यादा इजी है, इट इज सिंपल। ओके, अभी आई डोंट रिमेम्बर ये डिलीटेड सिलेबस है कि नहीं, किया है तो कर ही लेंगे। अब मैं सिर्फ ट्रिक बता देता हूँ, बाकी आप कर लोगे। तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, क्योंकि ये जो सरफेस है ये है रिफ्रैक्टिंग, इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, इट इज रिफ्रैक्टिंग। तो हमारे पास एक सरफेस है विच इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस पे ये इंसिडेंट हो गया। ओके, तो यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आपके पास एक वेवफ्रंट है प्लेन ए बी विच इज बाउंडेड बिटवीन, वही सेम चीज बाउंडेड बिटवीन पी ए क्यू बी इंसिडेंट ऑब्लिकली on a plane refracting surface, same. A reaches the surface first at A dash, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है, मीडियम 1 और मीडियम 2, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 इज v1 and here it is v2. As soon as A reaches A dash, according to Huygens principle, it starts emitting secondary wavelets. Good. और होगा ये that if when A was at A dash, B was at B dash, B dash को टाइम t लग गया कहां पे आने में, C तक आने में, सरफेस तक आने में, तो B dash C will be V1 T। उतने ही टाइम में A dash ने एक हेमिस्फीयर बना दिया, कहां पे, इनसाइड द मटेरियल इन मीडियम 2। तो उसका जो रेडियस होगा, और ये याद रखना, डिपेंडिंग ऑन वेदर मीडियम 1 इज फेयर और डेंसर, तो इफ इट इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, तो नॉर्मल भी ड्रॉ करना ही पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। तो अब इट विल बेंड टुवर्ड्स, ईदर टुवर्ड्स और अवे, डिपेंडिंग ऑन मीडियम टू मीडियम। तो फिलहाल मैं इसको ऐसा रख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज, लेट अस से, पॉइंट डी। उतने ही टाइम में, जितने टाइम में बी डैश सी पे आया, उतने ही टाइम में ए डैश ने एक हेमिस्फीयर बना दिया, बट दिस टाइम इन मीडियम नंबर 2, मीडियम चेंज हुआ। तो ए डैश डी डिस्टेंस क्या होगा, B2T। एक्सेलेंट, गुड, एक्सेलेंट, राइट। फिर वही प्रोसेस, पूरा प्रोसेस वही, सिर्फ ये हेमिस्फीयर नीचे है। फिर क्या किया था आपने, सी से डी पे एक टैंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे भी वही करना है, सी से डी पे एक टैंजेंट ड्रॉ करना है, दैट्स इट। समझ लेना, अभी टैंजेंट है, दिख नहीं रहा, बट क्या करेंगे, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, टैंजेंट है, गुड। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री, ये आ गया आपका 90 डिग्री। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, राइट। वापस से ये आए तो ये 90 माइनस आए, वो 90 माइनस आए तो ये, राइट, ये आर तो ये 90 माइनस आर, और ये 90 माइनस आर तो ये आर। आपको प्रूव क्या करना है यहाँ पे, स्नेल्स लॉ,
राइट। तो अब यू सी स्नेल्स लॉ में यू सी दैट μ1 sin i ऐसा कुछ है, मतलब साइन लेना पड़ेगा, साइन आई लेना पड़ेगा, ऊपर के ट्राइंगल से आएगा साइन आई। व्हाट इज साइन आई? opposite side. What is opposite side? B dash C upon hypotenuse. What is hypotenuse? AC. A dash C. A dash C. Correct? Sin R भी था वहां पे, sin R भी था। Very good. तो sin R ले लो। What is sin R? Opposite side. What is opposite side? A dash D. Very good. Upon hypotenuse A dash C. सही है, दोनों को डिवाइड कर दो। ये ज्यादा इजी है। sin I by sin R मतलब b dash c अपॉन a dash c अपॉन a dash d अपॉन a dash c कैंसल कैंसल। तो sin I by sin R, but what was b dash c? v1t. What was this? Cancel cancel. v1 by v2. Good. Going back to 11th standard. Not going back to 11th standard. Going back to theory of 11th standard. मैं तो बोलोगे कि 11 में वापस भेज दिया हमको। Do you remember what was refractive index definition? अभी भी बताया था आज सुबह, few minutes back. If you remember, mu was c by v. तो mu1 is c by v1 and mu2 is c by v2. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, if I divide mu2 by mu1, if I divide mu2 by mu1, if I do mu2 by mu1, I will get c by v2, c by v1, cancel cancel मतलब v1 by v2. Equation number 2, equation number 1. Look, equation number 1 के राइट हैंड साइड में क्या है? v1 by v2 और यहाँ पे भी क्या है? v1 by v2. तो from 1 and 2, sin I by sin R, which was v1 by v2, but v1 by v2 is mu2 by mu1. तो mu1 sin I equal to mu2, hence proved. Oh yes, Snell's law proved. Good, clear. So that's it for today.